वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है। ये जो वीडियो सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके जो लेक्चर्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे गिवन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। इसके अलावा इसके लिंक्स जो है मैं इस फेसबुक पेज पे शेयर कर देता हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल्स। इसी बुक का जो है आज हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस होते हैं डिफरेंट, वो कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और सिस्टम कॉल्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे यूज़र के कोई भी टास्क हैं या आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो हो जाए। तो ये जो सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को और यूज़र्स को। तो इसके लिए वो प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब यूज़र इंटरफेस जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जीयूआई जिसे कहते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में ये होता है कि इसमें हमें प्रॉपर कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। लेकिन जीयूआई में हमें हमारे पास आइकॉन्स गिवन होते हैं, उस पर हमें सिंपली क्लिक करना होता है, उसके लिए कोई हमें कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि कमांड लाइन इंटरफेस किस तरह का होता है और जीयूआई क्या होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज होती हैं वो ये होती हैं कि उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है। फॉर इंस्टेंस, किसी भी प्रोग्राम ने अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट करे, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम ओपन करना है, आपने कोई वर्ड फाइल ओपन करनी है, तो ये एक रैम होती है जिसमें कुछ स्पेस कर्नल ले लेता है, उसके अलावा बाकी सारी स्पेस फ्री होती है। अब आपने जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है वो हमेशा रैम पे लोड होता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली एक सर्विसेज में एक सर्विस ये है कि उसने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो वो लोड करता है प्रोग्राम को रैम के ऊपर। और थर्ड है इनपुट आउटपुट पर, इनपुट आउटपुट के जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करवाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं वो ये होती हैं कि फ़ाइल सिस्टम की मैनिपुलेशन, यानी फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को डिलीट कर देना, कोई परमिशन लेना, फ़ाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना, डायरेक्टरीज बना देना, फ़ोल्डर्स बनाना, क्रिएट करना। इसके अलावा कम्युनिकेशन करवाना, कम्युनिकेशन में ये भी हो सकता है कि दो प्रोसेस चल रहे हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, जिसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन हो सकता है कि दो होस्ट के दरमियान या दो सीपीयूज़ के दरमियान कम्युनिकेट करवाना, या दो लोगों के दरमियान भी, इवन मतलब दो लोग डिफरेंट प्लेसेस पे हैं उनके दरमियान भी, जिस तरह आप दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग डिफरेंट लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में आता है, जिसको कम्युनिकेशंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में होता है एरर डिटेक्शन करना। ठीक है, एरर अब दो टाइप्स के हो सकते हैं। एरर सॉफ्टवेयर वाले एरर्स भी हो सकते हैं, और किसी यूज़र की तरफ से भी कोई एरर आ सकता है, यानी हार्डवेयर की तरफ से कोई एरर आ सकता है। तो इनको हैंडल करना, इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो डीबगिंग का है कि डीबगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डीबगिंग को हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि क्या होती है। इसके अलावा जो मेन जो टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेट करती है। ठीक है, यानी रिसोर्स एलोकेशन का जो टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब रिसोर्स एलोकेशन में क्या हो सकता है कि रिसोर्स एलोकेशन में फॉर इंस्टेंस ये होता है कि रिसोर्स हमारे पास रैम जो है वो एक रिसोर्स है, उस पे ये रैम है और ये कर्नल है और ये बाकी फ्री स्पेस है। अब आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, आपने रैम पे लोड किया। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम पे लोड हैं कि अब रैम के ऊपर कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसने देखना है कि कौन से प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, किसको हाई, अगर कोई लो प्रायोरिटी का टास्क है और आपका जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसको चलाना है आपने, तो रैम क्या करेगी, जो लो प्रायोरिटी टास्क है उसको रैम से रिमूव कर देगी और हाई प्रायोरिटी टास्क को
एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगी। तो यानी ये रिसोर्स एलोकेशन जो है ये भी सीपीयू का काम होता है। अब रिसोर्सेज में सीपीयू साइकिल्स हो सकते हैं, मेन मेमोरी हो सकती है, कोई फाइल स्टोरेज हो सकती है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंटिंग का भी काम करती है। अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रैक रखती है कि कौन से यूज़र ने कितने टाइम कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन ये है कि दो प्रोसेस को कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करवाना प्रोटेक्शन है, और सिक्योरिटी होता है कि जिस तरह हम लॉगिन करते हैं या पासवर्ड इंटर करते हैं जब भी हमने विंडोज़ यूज़ करनी होती हैं, तो वो सिक्योरिटी में आ जाता है। ये इस डायग्राम में जो है वो है एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो है वो मशीन साइकिल्स, इसमें आपको मैं बताऊंगा मशीन साइकिल क्या होती है। मशीन साइकिल क्या होती है? अच्छा, मशीन साइकिल जो है बेसिकली ये एक मैं असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहा हूँ। जिस तरह मैंने दो वेरिएबल्स को ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल ये ऐड लिखा, और एक दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ए है और सेकंड जो है वो बी है। ठीक है, सी मैंने लिखा हुआ है कि ए और बी को जो ऐड करा के जो स्टोर करना है वो सी में करना है, और फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? ऐड वाला। ये ऐड है। तो मशीन साइकिल क्या करती है? सबसे पहले ये जो हमने हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, इसको पहले वो फेच करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद डी कोड करेगी। डी कोड का मतलब है वो देखेगी कि ये जो इंस्ट्रक्शन आई है इसका क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐड जो है वो क्या करता है। तो डिकोड करके जब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हमने ए और बी को ऐड करना है और इसको सी में स्टोर करना है, तो वो फिर क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्टोर वाला ऑप्शन है, यहाँ सी में जो है सी वेरिएबल जो हमने बनाया था उसमें स्टोर करेगी और यूज़र को वापस रिटर्न कर देगी। अच्छा, ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो दो मोड्स होते हैं, जिसमें एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। यूज़र मोड में अभी आपको दिखाई थी जीयूआई और कमांड लाइन इंटरफेस होती है। ठीक है, यहाँ जिसमें जीयूआई से भी हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कमांड लाइन से हम कमांड्स लिख के भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र इंटरफेस होता है। अब ये जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं सिस्टम कॉल्स में। ठीक है, सिस्टम कॉल्स जो है वो फिर जाती हैं कर्नल मोड में। अभी ये जो ऊपर वाला था ये था यूज़र मोड, और ये जो नीचे वाला है ये है कर्नल मोड। तो कर्नल मोड में क्या होता है? वो सिस्टम कॉल्स को देख के पता चलता है कि हमने कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फॉर इंस्टेंस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, या किसी फाइल को हैंडल करना है, या किसी प्रोसेस के दरमियान या यूजर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना है, कोई रिसोर्स एलोकेट करनी है, अकाउंटिंग करना है। कि ये कोई प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की सिस्टम कॉल थी, या कोई क्या एरर डिटेक्ट हुआ है, क्या कोई एक्सेप्शन आ गई है, कोई हार्डवेयर में इशू हो गया है, उसको हैंडल करना है, वो कर्नल मोड में ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से जो लोअर लेवल क्या में होती है हार्डवेयर। अच्छा, अभी हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात कर रहे थे, सीएलआई की। तो सीएलआई में हम जिस तरह मैंने पहले एक इंस्ट्रक्शन वो मशीन साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी, इसी तरह मैं एक वही आप इंस्ट्रक्शन को सपोज कर लें, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे पास स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं, जिस तरह इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं कि ये एक कमांड लिखी हुई है। ठीक है, ये एक शेल बना हुआ है, ये सीएलआई है, इसके अंदर ये डिफरेंट कमांड्स लिखी हुई हैं। इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, और जो जीयूआई होता है उसमें डिफरेंट आइकॉन्स बने होते हैं, यानी आप फोल्डर बने होते हैं। कोई आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आपने कोई कमांड नहीं लिखनी, बल्कि वो आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। तो जीयूआई ये जिस तरह आपने अगर कोई टाइम देखना है तो आप सिंपली इस क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा, लेकिन अगर सीएलआई में आपने टाइम देखना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। ये मैक का जो है वो जीयूआई है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूज़र मोड से जब हम कर्नल मोड में जाते हैं तो वो सिस्टम कॉल्स बेसिकली जाती हैं कर्नल मोड में, जहाँ उसके फंक्शंस पड़े होते हैं और वो फंक्शंस रन करते हैं। सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएस। तो इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज पे हम लोग लिखते हैं,
और वो जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी या सी प्लस प्लस में लिखते हैं वो जाती हैं एपीआईज के पास। एपीआई जो है वो हमें उन हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सिस्टम कॉल्स में कन्वर्ट करती हैं, और फिर एपीआईज जो वो सिस्टम कॉल्स हैं वो कर्नल मोड में जाती हैं, यानी ये यूज़र मोड है। यहाँ आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया, कोई हेलो वर्ल्ड का कोई प्रोग्राम लिखा। अब यहाँ हमारी है एपीआई। एपीआई क्या करेगी, या जो आप लाइब्रेरीज लिखते हैं स्टार्ट में एस टी डी यू डॉट एच वो लिखते हैं, तो वो जाती है कर्नल मोड में। वो सिस्टम कॉल में कन्वर्ट होती है, सिस्टम कॉल जाएगी कर्नल मोड में, कर्नल मोड उसको एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देता है यूज़र मोड में। तो एपीआईज ये यूज़ होती हैं। एपीआईज का जो है आपको ये उसकी डेफिनेशन गिवन है। एपीआई बेसिकली दो जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है, यानी एपीआईज अलाउज टू एप्लीकेशंस टू टॉक ईच अदर। और इसी तरह डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, यानी ये एपीआई है, सॉरी, ये दो डिवाइस ये दो एप्लीकेशंस हैं, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना है तो एपीआई करवाएगी। अगर दो डिवाइसेस हैं फॉर इंस्टेंस सीपीयू के दरमियान और माउस के दरमियान कोई आपने कम्युनिकेशन करवाना है तो वो डिवाइस ड्राइवर्स करवाएंगे। कोई एक्स्ट्रा डिवाइस आप वेब कैम इंस्टॉल अटैच कर रहे हैं, एक्सटर्नल कोई माउस अटैच कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। दो तीन तरह की एपीआईज के नाम होते हैं, जिस तरह ये विंडो 32 एक एपीआई है। इसी तरह जावा जावा के लिए अगर आपने प्रोग्रामिंग भी करनी हो तो आपको जेवीएम इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, ये भी एक एपीआई का नाम है। अच्छा, इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सिस्टम कॉल जो है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसोर्स कॉपी करनी है एक जगह से और आपकी डेस्टिनेशन है कहीं और, आपने उसको पेस्ट कर देना। तो ये एक सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि किस तरह होती है। सबसे पहले क्या होगा कि एक्सेप्ट होगी इनपुट, फिर होगा आउटपुट फाइल नेम, यानी जो आपने ये अब आपके इनपुट्स हैं, यहाँ दो इमेज फाइल पड़ी हुई हैं, आपने ये कॉपी करनी है इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या वो करेगा कि इनपुट को देखेगा, एक्सेप्ट करेगा इनपुट को। आपने इंस्ट्रक्शन दी कि ये इसको सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी करो, तो उसने इनपुट को एक्सेप्ट किया। ओपन द इनपुट फाइल, अब उसने इनपुट फाइल को ओपन किया, क्या ये उसने देखा कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो वो अबॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर वो डेस्टिनेशन पे कोई डायरेक्टरी बनाएगा जहां आपने ये जो सोर्स फाइल है उसको कॉपी करना है, तो उसका कोई नाम वगैरह भी वो सेट करेगा। अब देखेगा वो ये कि क्या जो डेस्टिनेशन फाइल है वहां तो नहीं ये वाली इमेज फाइल एग्जीक्यूट वो पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है वो दोबारा अबॉर्ट कर जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ऊपर वाली ट्रू फॉल्स हो जाती हैं तो वो एक लूप चलाता है। लूप क्या करता है, वो फाइल को रीड करना शुरू कर देता है, यानी ये इमेज फाइल वन जो है ये रीड करेगा और इस यहाँ कॉपी कर देगा। इसी तरह इमेज फाइल टू है, इसको रीड करके इधर कॉपी कर देगा। तो ये जब तक सारी वो कॉपीज नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहेगी, और जब अगर कोई इशू आ जाता है बीच में, आप खुद से ही यूज़र ही कैंसिल कर देता है तो भी अबॉर्ट हो जाता है। अगर यूज़र कैंसिल नहीं करता, सारी फाइल्स सही कॉपी हो जाती हैं, तो वो फिर एक मैसेज जो है वो भेज देता है कि कंप्लीशन का मैसेज स्क्रीन पे दिखा देता है। ये इसमें जो भी हम एपीआई की बात कर रहे थे उसका एक जस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये रीड की एक एपीआई की रीड फंक्शन की जो है वो एग्जांपल है कि आपने स्टार्ट में लिखना है कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, और फिर आपने फंक्शन नेम बता देना और उसमें पैरामीटर्स पास कर देने हैं। सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। सिस्टम कॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़र का कोई हेडेक एज सच नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ एपीआईज ही हैंडल कर रही होती हैं। इसमें देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो यूज़र ने जस्ट क्लिक कर देना, यहाँ किसी फ़ाइल को ओपन करने के लिए उसने क्लिक करना है। वो क्लिक ऐसे नहीं होता कि बस क्लिक कर दिया और वो फ़ाइल ओपन होगी, उसके पीछे एक सारा प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस क्या चलता है कि आपने कोई क्लिक किया फ़ाइल ओपन करने के लिए, तो फ़ाइल का पहले उसकी एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई। ये ओपन फ़ाइल जो है एक सिस्टम कॉल है, ये पहले जाएगी कर्नल मोड में। कर्नल मोड में ये इतनी ज़्यादा सिस्टम कॉल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो हमारी वाली सिस्टम कॉल ये पड़ी हुई है। अब ये वाली सिस्टम कॉल का जो फंक्शन था, जिस तरह नॉर्मली फंक्शंस होते हैं, फंक्शन मेथड जो होते हैं वो ये पड़ा हुआ है। अब फाइल ओपन करने का ये सारा मेथड कर्नल मोड में पड़ा हुआ है, वो फाइल ओपन करके फिर जाएगा यूज़र मोड में।
तो यहाँ मैंने आपको मोड बिट भी बताई थी कि जब कर्नल मोड में जाएँ तो मोड बिट जो है वो शायद 0 हो जाती है, और अगर हम यूज़र मोड में हैं तो मोड बिट की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो वो हमें बताता रहता है कि यूज़र अभी सिस्टम जो है वो कौन से मोड में है। इसके अलावा सिस्टम कॉल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एंड यानी कंप्लीशन पे एंड होता है, अबॉर्ट होता है कि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और आप उसको बीच में ही जो है वो अबॉर्ट कर दें, यानी उसको एंड कर दें। आप किसी प्रोसेस को रैम पे लोड कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है कि फ्री मेमोरी एलोकेशन करवा देनी, या डीबगिंग कर देनी, बग्स फाइंड करने, लॉक लगा देना। लॉक यानी दो प्रोसेस, एक प्रोसेस को लॉक, एक प्रोसेस जो है जब वो कोई रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो लॉक लगा देता है, यानी कि वो रिसोर्स अब कोई और प्रोसेस नहीं यूज़ करेगा जब तक ये प्रोसेस, फॉर इंस्टेंस दो प्रोसेस हैं ए और बी, तो बी ने कोई रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब उसने लॉक लगा दिया उस रिसोर्स पे कि इस रिसोर्स को कोई और प्रोसेस आके यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह सिस्टम कॉल्स के थ्रू हो जाता है, यानी जो लॉक है ये डेड लॉक्स वगैरह में या सिंक्रोनाइजेशन में भी यूज़ होता है, जो कि चैप्टर 3, 4, 5 में होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो आप सिस्टम कॉल के थ्रू फाइल को ओपन क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिवाइस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी डिवाइस को रिलीज़ कर सकते हैं, और डिवाइस को अटैच करना हो, डिटैच करना हो, ये सारी सिस्टम कॉल्स के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा सिस्टम कॉल के थ्रू आप टाइम को भी गेट कर सकते हैं, सेट टाइम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं किसी दो प्रोसेसेस के दरमियान, किसी दो क्लाइंट सर्वर के दरमियान भी जो कम्युनिकेशन है वो आप सिस्टम कॉल के थ्रू करा सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी मॉडल वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक दो यूज़र हैं और वो एक ही सिस्टम को, एक ही मेमोरी है उनके पास, उसको दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो इनके दरमियान भी सिंक्रोनाइजेशन करना, इनको एक्सेस देना कि कौन से यूज़र को एक्सेस मिलनी चाहिए, ये भी सिस्टम कॉल के थ्रू हो सकता है, यानी उसके भी सिस्टम कॉल्स बनी होती हैं। लास्टली ये है कि सिस्टम कॉल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर इंस्टेंस कंट्रोल, किसी रिसोर्स को कंट्रोल दे देना, किसी रिसोर्स की परमिशन गेट करना, किसी रिसोर्स की परमिशन को सेट कर देना, डिनाई कर देना कि नहीं, यूज़र को हमने रिसोर्स नहीं देनी। तो ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू होती हैं, वो जो मैंने आपको अभी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में बात बताई थी। इस डायग्राम में जो है एक वो कंपैरिजन दिया हुआ है कि विंडोज़ में और यूनिक्स में जो है सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। यानी अगर आपने विंडोज़ में कोई प्रोसेस क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे ये क्रिएट प्रोसेस ब्रैकेट्स, और अगर आपने यूनिक्स में प्रोसेस क्रिएट करना है तो आप ये वाली कमांड ये सिस्टम कॉल फोर्क वाली जनरेट होती है। यानी ये फोर्क जो है यूनिक्स के कर्नल में पड़ा होगा इसका सारा मेथड। और अगर यही प्रोसेस कंट्रोल आपने क्रिएट करना है विंडोज़ में, तो विंडोज़ में क्रिएट प्रोसेस के नाम से एक पूरा फंक्शन पड़ा होगा जो कि ये काम करता है। इस तरह ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। फाइल मैनिपुलेशन में कोई फाइल क्रिएट करना हो, विंडोज़ में इस तरह लिखेंगे, और उसमें यूनिक्स में हम सिंपल ओपन लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने कोई कम्युनिकेशन करवानी है तो वहाँ हम विंडोज़ में क्रिएट पाइप लिखेंगे, लेकिन यूनिक्स में हम सिंपली पाइप लिख देते हैं। और ये एक एग्जांपल है जिस तरह आप लोग हेलो वर्ल्ड का कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी में, तो आप सबसे पहले लाइब्रेरी लिख देते हैं इंक्लूड stdio डॉट एच, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये आपने लाइब्रेरी लिखी हुई है, ठीक है। इसके नीचे आपने पूरा फंक्शन लिखा हुआ है प्रिंट एफ का। अब प्रिंट एफ का ये फंक्शन ये ऐसा नहीं है कि ये इधर से ही एग्जीक्यूट होकर प्रिंट कर देगा, बल्कि इसकी एक सिस्टम कॉल बनेगी, ठीक है। वो सिस्टम कॉल देखें, उसका नाम क्या है, राइट। ये राइट वाली सिस्टम कॉल ये कर्नल में पड़ी होगी। कर्नल उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है यूज़र मोड में जाके जाएगा, तो फिर जाके ये ग्रीटिंग्स या हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होगा। ये एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है कि ये एक रैम बनी हुई है। रैम पे देखें कि मैंने बताया था हमेशा रैम पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो कर्नल ने ली होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास ये फ्री स्पेस है, और यहाँ हमारे पास CLI पड़ा हुआ है। अब इस डायग्राम में, इस वाली डायग्राम में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वो रैम पे पड़ा ही नहीं होता है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है वो देखें रैम पे लोड हो जाता है, यानी ये जो प्रोसेस रैम के ऊपर लोड हो गया, ये प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है
कि मल्टीटास्किंग यानी मल्टीपल प्रोसेस जब चल रहे हो तो ये प्रोसेस सी है, डी है, ये प्रोसेस बी है, ये सारे जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये कर्नल ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है, कुछ इंटरप्रेटर ने ऑक्यूपाई की हुई है, बाकी स्पेस प्रोसेसेस ने ऑक्यूपाई की हुई है, और एक ये थोड़ी सी स्पेस जो है ये फ्री मेमोरी अवेलेबल है। तो ये जो भी प्रोसेस चलना हो पहले रैम पे लोड होता जाता है, सारे लोड हो गए, अब ये सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लोड आपने करना हो तो आप यूनिक्स में लिखेंगे फोर्क, और वो एग्जीक्यूट की ये सिस्टम कॉल जनरेट कर देगा। जब प्रोसेस ने अपना टास्क पर कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि कोड जो है ना, एट द एंड वो हमने कोड की वैल्यू सेट की होती है, कोड की वैल्यू ज़ीरो आई है कि वन आई है। अगर वैल्यू ज़ीरो आई है तो उसका मतलब है कि कोई एरर नहीं था, हमारा प्रोग्राम सही तरह सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। लेकिन अगर कोड की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आ जाती है, वन आ जाती है, तो ये हमने चेक लगाया हुआ कि हाँ कोड में कोई इशू आ गया था। ये इंटरप्रेटर की डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लो, देख लेना क्या होता है इंटरप्रेटर। तो ये था चैप्टर नंबर टू, जिसका चैप्टर नंबर टू का पार्ट वन हमने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर टू का पार्ट टू जो है वो यहाँ लिंक आ रहा होगा, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। जो इसके बाकी लेक्चर है वो जो है आप उसको जो है आप सुन सकते हैं।